अच्छा, कल जो है वो मैं करैक्टरिस्टिक्स तक पहुंच गया था, ट्रांजिस्टर के करैक्टरिस्टिक्स। तो इनके अंदर आज हमने जो पहले नंबर पर चीज़ डिस्कस करनी है वो कॉमन बेस करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको स्टडी करना है। ठीक है, ये सारे जो हैं ये 1 बाय 1 करके हम स्टडी करेंगे। कॉमन बेस को भी करेंगे, कॉमन एमीटर को भी करेंगे, कॉमन कलेक्टर को भी करेंगे, और आपको ये बताया था कि कॉमन एमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हर सब की अपनी अपनी यूटिलिटी है। तो सबसे पहले कॉमन बेस करैक्टरिस्टिक्स। कल जो है वो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, वो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 किस्म के होते हैं जिनको कि आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट और करंट ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स। तो हमने इसके अंदर भी ये तीनों देखने हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए जो है मुझे फिगर बनानी पड़ेगी, यानी कि जो सर्किट आपने कॉमन बेस का लगाया, ये बेसिकली ये जितनी चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर्किट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट गलत करोगे ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा चाहे सही लिखा हुआ है, सर्किट में एक भी टर्मिनल गलत लगा दिया पूरा सवाल गलत, तो उधर ही काटा मार देगा। ठीक है, लिहाजा सर्किट जो है ना उसको बड़ी एहतियात से आपने बनाना है। तो ये देखें कि हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है, जिसकी बेस को हमने क्या किया हुआ है? ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। अब पहले आ जाए आप इनपुट सर्किट की तरफ। तो ये इधर से इनपुट आ रही है, यहाँ पर ये करंट IE है, और इधर से ये एक बैटरी लगी हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव। इस बैटरी के साथ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको इससे मिला दें। इसको आप कहें कि ये कोई रेजिस्टेंस R1 है, ये इधर ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव नेगेटिव VEE बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से इसके साथ मिलाएं, और इधर वोल्टेज भी आपने मेजर करना है। तो वोल्टेज के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा होगा जो मेजर करेगा VBE को। ये मेरे पास सारा क्या आ गया? ये इनपुट सर्किट जो है वो आ गया। ठीक है, ये मैंने इनपुट जो है वो इसकी बना दिया, ये सारा इनपुट सर्किट जो है वो आ गया। अब आप देखें कि इसके बाद आउटपुट सर्किट के ऊपर आए। तो आउटपुट सर्किट में यहाँ पर हमारे पास IC करंट है। ठीक है, और इधर पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी, VCC R2 रेजिस्टेंस, इसको इसके साथ मिला दें, और इधर से इसको इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको वोल्ट मीटर चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा हमारे पास VCB।  B।
ठीक है जी, ये एक सर्किट हो गया। ये कौन सा सर्किट है, किसका? पी एन पी एन का। तो अगर मैं कहूं कि इसको पी एन पी के अंदर कन्वर्ट कर दो, बैटरीज की पोलैरिटीज जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, यहां से ये वोल्टेजेस भी रिवर्स हो जाएंगे। अगर ये आपने फिगर बना लिया तो मैं इसी के अंदर फिर चेंज करता हूं। ये कुछ लोग बना रहे हैं अभी, इसको बना लें ताकि मैं फिर इसके बाद इसके अंदर चेंज करूंगा। यहाँ से बैटरियाँ रिवर्स करूंगा और इनको चेंज कर दूंगा। एन पी, ये एन पी एन के लिए है, वो किसके लिए होगा? पी एन पी के लिए। ठीक है जी, अब बनाता हूं मैं पी एन पी। यही फिगर रहेगी, सारी सारी फिगर यही रहेगी, सिर्फ बैटरियां रिवर्स होंगी। VEE VEB VBC VCC। ठीक है, ये आप कौन सा सर्किट बन गया? पी एन। ठीक है जी, अब सर्किट क्या है? सर्किट आप देखें तो हमने एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं। इसके अंदर हमने जो है एक एमिटर और कलेक्टर सर्किट है, जिसमें से एमिटर करंट आई फ्लो कर रही है और एक करंट IC हमारे पास फ्लो कर रही है, जो बेस और कलेक्टर के दरमियान है। एमिटर और बेस के दरमियान जो करंट फ्लो कर रही है वो IE है। एमिटर और बेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VB है, और कलेक्टर और बेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VCB है या VBC है। ये सर्किट लगा हुआ है, दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, R1 और R2। R1 इनपुट के ऊपर लगी हुई है, R2 आउटपुट के ऊपर जो है वो लगी हुई है। ठीक है, तो वी हैव यूज्ड NPN and PNP transistors in the figures। हमने इनको यूज किया। यहाँ पर जो मल्टीमीटर्स हैं वो लगे हुए हैं, मल्टी एमीटर्स। ठीक है, यहाँ मल्टीमीटर्स कहा लें, मल्टी एम। करंट को क्या चीज़ मेजर करती है? ठीक है, तो एम मीटर लगाया हुआ है। द एम मीटर is connected in series with emitter and collector to measure current IE and IC। IE और IC करंट को मेजर करने के लिए एमीटर और कलेक्टर के साथ जो है वो आपने मल्टीमीटर जो है वो लगा दिए। अब जो हमारे पास हैं वोल्ट मीटर्स, वोल्ट मीटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस एमीटर and base to measure voltage VB
ERVEB। ठीक है, और इसी तरह 1 वोल्ट मीटर जो लगा हुआ बेस और कलेक्टर के क्रॉस। ठीक है, 1 वोल्ट मीटर is connected across base and collector to measure VCB or VBC। ठीक है, ये जो है ये आपने लगाए हुए हैं। ठीक है, ये सर्किट हमारे पास है। R1 और R2 ये क्या है, इनको हम यूज़ कर रहे हैं एज सप्लाई वोल्टेज वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि ये रेजिस्टेंस जो है इनको हम वेरी कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से डीसी सप्लाई दे रहे हैं। उस डीसी सप्लाई रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? रेजिस्टेंस का काम यही होता है सर्किट के अंदर के वो करंट के फ्लो को लिमिट करती है। तो अगर ये वेरिएबल रजिस्टर है तो इसका मतलब है कि आप इस रजिस्टर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम या ज़्यादा करके आप करंट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो द रेजिस्टेंसेस R1 and R2 are connected to collector and emitter and collector to control the DC supply। ठीक है, सर्किट है ये। यहां तक बात समझ आ गई? कोई नहीं, कोई इतना मुश्किल सर्किट तो नहीं है। एक ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, एक एमीटर लगाया हुआ है, एक इनपुट में वोल्ट मीटर एमीटर है, एक आउटपुट के अंदर वोल्ट मीटर एमीटर है। नॉर्मल ऑपरेशन है। नॉर्मल ऑपरेशन मीन फॉरवर्ड बायस है, एमीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, रिवर्स बायस्ड है। तो इस नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर वर्क कर, ठीक है, यानी कि ये जो फिगर है इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। अब अगर करंट फ्लो कर रही है तो यू कैन डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, भाई फ्लो करेगी तो करंटिस्टिक को डिस्कस करेंगे, वैसे तो नहीं, करंट ही नहीं फ्लो कर रही, दोनों रिवर्स बायस में लगा दिए तो करंट तो नहीं फ्लो करेगी, कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो अब हमने डिस्कस करना। अब आप देखें, आपको बताया था कि 3 जो है वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये फिगर बता दूँ अब मैं, क्योंकि अब मैंने ग्राफ बनाने हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब मैं इसको ये सर्किट बना लिया, आपने समझ आ गया, बिल्कुल आसान सर्किट है, कोई इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। आप ये याद रखें कि सीरीज के अंदर एमीटर्स लगे हुए हैं और पैरेलल में वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, 2 रेजिस्टेंसेस लगी हैं। रेजिस्टेंसेस तो लगानी पड़ती है ना डीसी सर्किट के अंदर। डीसी सर्किट के कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं? कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस। जब डीसी सर्किट बनाओगे तो ये तो आपको लगानी पड़ेंगी, ये वाली चीज़ें डीसी सर्किट के अंदर। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं एनपीएन को ही मैं कंसिडर कर रहा हूं, एनपीएन को, ये करैक्टरिस्टिक्स के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ए जो है हमारे पास इनपुट,
इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट का मतलब है कि जो इनपुट पे आपके ऊपर सर्किट था, मैंने मिटा दिया है लेकिन आपने बनाया हुआ है, ठीक है। इनपुट के ऊपर जो सर्किट था, तो यहां पर हम कर्व प्लॉट करेंगे किसके द्वारा? मैंने आपको बताया था ये ग्राफ्स हैं। कर्व प्लॉट करेंगे आई ई और वी बी ई के दरमियान। इनपुट के ऊपर यही दो आ रहे थे ना, आई ई और वी ई बी, ठीक है। दिस character is between IE and VBE। ये करैक्टर जो है ये IE और VBE के दरमियान है। ऐसे ही इनपुट में यही था ना सर्किट के अंदर, ठीक है। तो यहां पर अब एक और चीज भी है इसकी आउटपुट के अंदर, वो है VCB। उसको हम कांस्टेंट ले लेंगे। यहां पर इनपुट में करंट किस तरह बिहेव कर रही है उसके लिए हम कंडीशन इंपोज कर देंगे कि जो VCB है कांस्टेंट। और अगर मैं एक पेज निकाल के अटेंडेंस लूंगा, तो मुझे आज प्रिंटेड पेज लाना याद नहीं रहा, दोनों पीरियडों की अलग 2 पेज निकाल लेना। अच्छा, तो VCB जो है ये तो आपने रखा हुआ है कांस्टेंट, कलेक्टर बेस वोल्ट आउटपुट के ऊपर। अब क्यों कांस्टेंट रखा है भाई? इसलिए कांस्टेंट रखा, हम इसकी वेरिएशन नहीं देखना चाहते, हमें सिर्फ अभी इनपुट की वेरिएशन चाहिए। अगर इसको भी वेरी करोगे तो ये तो फिर इनपुट को इफेक्ट करेगा। इनपुट आउटपुट हमेशा आपस में कनेक्टेड होती है ना, आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो भाई आप इसको भी अगर वेरी कर रहे हैं, साथ इनपुट में भी वेरी कर रहे हैं, तो वो तो पता नहीं क्या चीज़ बन जाएगी, फिर नहीं समझ आएगी सही तरह कैरेक्टरिस्टिक की। इसलिए इनपुट के अंदर हमने इसको कांस्टेंट रख दिया और हम ये चाह रहे हैं कि अब 2 वेरिएबल्स रह गए। देखो ग्राफ क्या होता है, वो वेरिएबल्स के दरमियान में होता है, ठीक है। आई ई और वी बी ई, ये 2 वेरिएबल्स में रह गए। अब इनके दरमियान में आपने देखना है कि करंट और वोल्टेज किस तरह भी। ऑब्वियसली आप कैसे करेंगे? आई ई की वैल्यू वी बी ई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आई ई की वैल्यू बढ़ेगी, या आप बढ़ने का लफ्ज ना इस्तेमाल करें आपके कि आप वी बी ई को चेंज करेंगे तो आई ई चेंज होगा। यही हमने ग्राफ से देखना है कि जब वी बी ई को चेंज करेंगे तो आई ई किस तरह चेंज होगा। ग्राफ से हमने यही पता कराना है कि किस तरह वो चेंज होगा, ठीक है। तो अब जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है VCB, हम इसकी कोई सूटेबल वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट करना है, ठीक है। वी टेक suitable value of VCB and record number of observations for IE and VBE। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो IE और VBE के लिए रिकॉर्ड करेंगे। IE को मेजर करेंगे एमीटर से, VBE को मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से, ठीक है। अब आप देखें कि मैं इसको प्लॉट करता हूं, ये करने लगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। आपने डिस्क्रीट स्टेप्स के अंदर वैल्यूज ली हैं, ठीक है। इस तरफ VBE है और इस तरफ IE है। अब हमने क्या किया, वी इंक्रीज VBE,
इन डिस्क्रीट स्टेप्स, वीबी को बढ़ाया है, ठीक है, वी इंक्रीज वीबीई इन डिस्क्रीट स्टेप्स। 1 2 3 4, डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है, जो कंटिन्यूस वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके हमने बढ़ाया। यानी कि मैं कहता हूँ यहाँ पर लेता हूँ 0.2 0.4 0.6 0.8 0.1 इस तरह करके, ठीक है, ये वैल्यूज जो है वो हम ले लेते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास जो ग्राफ है, यहाँ पर आपने जो वैल्यू है इसकी वी सी बी की, ये कोई कांस्टेंट ली हुई है वैल्यू, वो कोई भी आप ले सकते हैं, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट जितनी भी है, लेकिन रखना उसको कांस्टेंट है, उसको वेरी नहीं करना। अब हमारे पास ग्राफ ये आ रहा है, एक सिलिकॉन के लिए है, एक जर्मेनियम के लिए, ठीक है। अब आप देखें कि इस ग्राफ की ये स्लोप बनती है, ठीक है, इस तरफ डेल्टा आई ई और इस तरफ डेल्टा वी बी ई, ठीक है। ये ग्राफ मैंने बनाया किसके लिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है, ये इनपुट है किसका, एनपीएन का। तो इसी तरह पीएनपी का भी बना सकता हूं, वीईबी आईई 0.2 0.4 0.6 0.8, ठीक है, और 1। तो यहाँ पर वी बी सी कांस्टेंट, ये क्या है, पी एन पी। तो ये कुछ इस तरह के ग्राफ्स जो हैं वो हमारे पास है। अब ये क्या है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब इस ग्राफ को देख के आपको क्या पता चल रहा है, एक बंदा जिसने को ग्राफ रीड करना आता है, तो वो ये ग्राफ देखकर उसे क्या महसूस हो रहा है कि ये ग्राफ क्या बता रहे हैं, क्यों, मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा, ये क्या बता रहे हैं ग्राफ, व्हाट फिजिकल फिनोमेना दे आर टेलिंग। बढ़ रही है, बढ़ रही है, यही पता लग रहा है, ग्राफ तो यही शो कर रहा है, ठीक है। और ग्राफ यहाँ से क्यों शुरू हुए हैं, आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसकी वैल्यू एक के लिए 0.3 होती है, एक के लिए 0.7 होती है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली। तो जब आपने डिस्क्रीट वैल्यू वोल्टेजेस की इंक्रीज की, तो उन डिस्क्रीट वैल्यूज के इंक्रीज होने से करंट भी बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है। देखो ना, ये शूट कर रहा है इस तरह का कर्व जो है, ए ऐसे ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट तो नहीं जा रहा क्योंकि बीच में थोड़ा सा कर्व आ रहा है। अगर ग्राफ के अंदर कर्व आ जाए तो उसका मतलब होता है कि वैल्यू कांस्टेंट एक जैसी नहीं है बढ़ रही, लेकिन बढ़ रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं इंक्रीज हो रही है। तो ये जो कर्व हमने प्लॉट किए हैं ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए हैं, किसके लिए, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, फॉरवर्ड इनपुट है ना,
तो इनपुट के अंदर क्या है, अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड है, लिहाजा इस करैक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स। ये इनपुट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कहलाएंगे। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब जो इनपुट रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर की, देखो ना, जो इनपुट के ऊपर आपने रेजिस्टेंस एक लगाई थी ना, R1 रेजिस्टेंस लगाई थी ना, तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है द इनपुट characteristics are used to calculate the input resistance of the ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की इनपुट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको, अब देखें कि ये जो स्लोप्स हैं, ठीक है, ये स्लोप कर्व दे रहा है आपको कंडक्टेंस, ठीक है, द स्लोप ऑफ कर्व is giving the conductance GC delta IE over delta VBE at constant VCB। स्लोप क्या होती है, tan ऑफ थीटा। देख लो यहाँ पे tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जो रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस का, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। The reciprocal of conductance is known as resistance। रेसिप्रोकल उल्ट, कंडक्टेंस क्या मतलब, करंट का गुजरना, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेजिस्टेंस, उसको रोकना। ठीक है, तो आर इन 1/GC, तो आर इन 1/, ये आ जाएगा, तो आर इन डेल्टा VBE ओवर डेल्टा IE VCB। कंडक्टेंस का यूनिट MHO होता है और इसका यूनिट ओहम होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसी तरह ये NPN ट्रांजिस्टर की निकाल लिया, तो PN की भी निकाल सकते हो। फॉर PNP क्या होगा, यही जो है आर इन डेल्टा VEB डेल्टा IE और VBC के बराबर हो जाए। चलो वो पोलैरिटीज जो है उनकी वो चेंज होंगी। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि जो ये इनपुट करैक्टरिस्टिक है ये इस वाले से बड़ा यूजफुल है कि ये आपको ट्रांजिस्टर की कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, कितना कंडक्ट कर रहा है और कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। क्योंकि हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, वी आर सेइंग दी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारा सारा फोकस ये इलेक्ट्रॉनिक जितनी अब तक बन गई है, डिजिटल मल्टी कम्प्लेक्सर और डिकोडर और ये सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, हाउ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। ये अभी हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, डिजिटल नहीं पढ़ रहे। और जब आप आगे आप पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, जब आएंगे इसी चैप्टर के अंदर आएंगे आगे लॉजिक गेट्स, तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉन है, उसका बड़ा छोटा सा पोर्शन, लेकिन आगे बहुत एडवांस हो गई है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि इस करैक्टरिस्टिक से। अब देखें, आपने जाहिर बात है कि ट्रांजिस्टर में मैन्युफैक्चर होना होता है, ठीक है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कब इनपुट रेजिस्टेंस कम होगी, कब इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, कहाँ पर वो ज़्यादा कंडक्ट। जाहिर बात है अच्छा ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, जो ज़्यादा कंडक्ट करेगा। अच्छी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के वाले से अच्छी चीज़ कौन सी है, जिसमें से आसानी से करंट इलेक्ट्रॉन गुजर जाए, यही है ना। ठीक है जी, तो ये एक करैक्टरिस्टिक है, साफ साफ नज़र आ रहा है ग्राफ से कि भाई आप बढ़ा रहे हो वोल्टेज को तो करंट भी बढ़ रही है, एमीटर करंट बढ़ रही है। जितना वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो उतनी एमीटर, अब जितनी एमीटर करंट बढ़ेगी उतनी बेस में जाएगी, फिर वहां से बेस से वो कहाँ किधर जाना है, इलेक्ट्रॉन ने, इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर ने कलेक्ट करना है, क्योंकि आपने वहां पर बैटरी जो है वो रिवर्स के अंदर लगाई। ठीक है, अच्छा अब आ जाए आप दूसरे नंबर पर, बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो सिंपल था। दूसरा जो है वो है आउटपुट करैक्टरिस्टिक, वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा इसके मुकाबले में, उसमें कुछ रीजंस आएंगे कि आउटपुट के ऊपर आपको क्या मिल रहा है। अगर सारा आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कलेक्टर करंट आईसी और वोल्टेज वीसीबी के दरमियान बनाया जाता है एट कांस्टेंट आईई। आउटपुट का सर्किट अपना पेज उल्टे और देखें, आउटपुट के सर्किट के अंदर कौन से दो वेरिएबल है। अब यहां पर आईई को कांस्टेंट कर रहे हैं, हमें आईई की वेरिएशन नहीं चाहिए इसके अंदर, ये डिस्टार्ट करेगी। अगर आईई कांस्टेंट नहीं होगी तो वो इसको आउट, जाहिर बात है कि आईई जा रही है आउटपुट के अंदर, अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी हम कांस्टेंट, जैसे आपने वहां पर कांस्टेंट वीसीबी के ऊपर इनपुट करैक्टर देखा था, यानी कि एक वेरिएबल कांस्टेंट करके बाकी दो वेरिएबल्स को चेक किया। यहां पर भी आप इनपुट का वेरिएबल कौन सा है, इनपुट का वेरिएबल करंट आईई है जो जा रही है उसके अंदर, उसको कांस्टेंट कर दिया, उस कांस्टेंट के कारस्पॉन्डिंग दो के दरमियान में करैक्टरिस्टिक चेक करना। तो ये करैक्टरिस्टिक, ये ग्राफ जो है आपने जिनके दरमियान में प्लॉट करना है, द कर्व इज बिटवीन IC and VCB at constant IE.
तो ये इस करैक्टर को क्या कहते हैं, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इस करैक्टर को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। अब हम इसको प्लॉट करते हैं इसे और देखते हैं कि हमारे पास क्या बिहेवियर आता है। ठीक है, तो मैं ज़रा ग्राफ बनाने लगा हूँ। ग्राफ ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, इसमें हमें ज़रा नेगेटिव रीजन के अंदर भी जाना जो है वो पड़ेगा। ठीक है जी, औखा सा ग्राफ है, मुझे बड़ा औखा लग रहा है, तो खुद परेशानी हो रही है इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, या अब ये यहाँ पर आप देखें, ये नेगेटिव रीजन में भी जा रहा है ये थोड़ा सा ना। वो जो पिछला ग्राफ था वो सिर्फ पॉजिटिव रीजन के अंदर था। ठीक है, वो सिर्फ पॉजिटिव रीजन के अंदर। अब आपने ये प्लॉट किया है VCE और IC के दरमियान। सॉरी, गलत लिख रहा हूँ यार, VCB E को तो हमने किया ही नहीं हुआ, ई तो वेरिएबल है, बी को किया हुआ ग्राउंड। ठीक है, IC और B, और यहाँ पर हमने कांस्टेंट क्या की हुई है, IE। अब ये डिफरेंट IE के ऊपर ग्राफ हैं। मसलन यहाँ पर ये 2 मिली एम्पियर है, ये 4 मिली एम्पियर है। ठीक है, ये 6 मिली एम्पियर है और ये 8 मिली एम्पियर है IE। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। अच्छा, अब ये जो रीजन है यहां पर, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन रीजन। और जो ये वाला नेगेटिव में रीजन आ रहा है, इसको कहते हैं सैचुरेशन रीजन। और यहां पर जो ये रीजन जा रहा है, ये वाला, इसके अंदर, इसको कहते हैं कट ऑफ। ठीक है जी, 3 किस्म के रीजन है। ये ग्राफ। अब वैसे काम बंदा जो है वो देखे तो क्या कहेगा, तो आपको कह जी इस पर तबसरा कर दो जरा, अपने व्यूज़ बता दें इसके ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर, तो आपके क्या व्यूज़ होंगे अगर हम फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं। क्यों जी, क्या व्यूज़ देंगे? ठीक हो गया। फिर
ये सैचुरेशन रीजन है, ठीक है। उसकी वजह ये सैचुरेशन क्यों है, क्योंकि ये रिवर्स के अंदर है, ठीक है। ये सारा यहां से यहां तक देखो ये सैचुरेशन जा रही है, उसके बाद ये एकदम ऊपर ब्रेक हुआ है, इधर तक करंट गई, यहां तक सैचुरेट रही है। वो आप इसको याद करो ना ग्राफ को जरा, ये देखो ये वाला ग्राफ, वो एक्चुअली यही वाला ग्राफ, ये वही वाला ग्राफ, ठीक है। ये सैचुरेशन के अंदर गई, कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब है कि अब यहां से इसके बाद वो इतनी ज्यादा एनर्जी इंक्रीज हो गई है कि एकदम करंट जो है वो शूट कर गई है। वो आपको मैंने रीजन बताई हुई है क्यों शूट करती है, क्यों करती है, ज्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन जनरेट होने शुरू हो जाए, एनर्जी बढ़ जाती है, कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा ब्रेक होते हैं तो वो, क्योंकि ये हम यहां पर जो करंट जिससे डील कर रहे हैं वो रिवर्स करंट से कर रहे हैं, रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स है ना, रिवर्स के अंदर लगा हुआ डायोड यहाँ पर, तो वो रिवर्स के साथ हम बहरहाल ठीक है। ये आपकी एक्सप्लेनेशन आम बंदा इसको देखे तो वो यही कहेगा कि ये हो रहा है, लेकिन हम ज़रा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक्चुअली हो क्या कर रहा है। अच्छा, अब पहले नंबर पर आप देखें कि इसकी जो स्लोप है, ठीक है, हम इसके रीजन्स को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इसकी स्लोप देखें आप। इसकी स्लोप जो है जी सी यानी कि कंडक्टेंस जो है वो हमारे पास है डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा वी सी बी आई ई कांस्टेंट है। तो यहां से आउटपुट निकल आएगी आर आउट 1 ओवर जी सी, यानी कि इसका एक काम तो ये है कि आप आउटपुट रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर की निकाल लेते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा वी सी बी ओवर डेल्टा आई सी आई ई। ये आउटपुट रेजिस्टेंस है ऑफ द कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। इट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन, और ये बड़ी हाई होती है, इट इज वेरी हाई, ऑफ ऑर्डर ऑफ 500 किलो ओहम, किलो ओहम, ठीक है। किलो ओहम जो है ये बड़ी लार्ज वैल्यू हमारे पास होती है। 10 की ताकत 500 के साथ 10 की ताकत 3 मल्टीप्लाई हो रही, वेरी हाई रेजिस्टेंस आउटपुट के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका पहला एक चीज, इसको कह लें, पहला पॉइंट कह लें जो हमने एक्सप्लेन किया कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो निकाल ली। अब आप देखें सेकंड पॉइंट जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, सेकंड पॉइंट यह है कि आईसी फ्लो करती है इवन व्हेन वीसीबी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आईसी फ्लोज इवन व्हेन वीसीबी इज इक्वल टू 0, कुछ नजर आ रहा है इधर से? तो आईसी फ्लोज इवन वीसीबी, यहां पर आकर तो वीसीबी 0 ही हो रहा है ना, लेकिन उसके बावजूद आईसी फ्लो कर रही है।
हाँ जा रही है, उसके बावजूद आईसी फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आएगा जीरो के, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आई से। अब ये क्यों है? ये इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होते हैं बेस के अंदर। ठीक है, आप देखें ना कि जब एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बेस के अंदर इजेक्ट होते हैं, और जब बेस के अंदर इजेक्ट होते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस जंक्शन हो जाता है। ठीक है, और जो कलेक्टर है वो क्या करता है, वो उस करंट को कलेक्ट करता है जो इंटरनल जंक्शन वोल्टेज होता है इस वीसीबी के ऊपर। ठीक है, बात समझ नहीं आई है, फिर मैं बताता हूँ आसान लफ्जों में। देखिए, आपने ये वोल्टेज, हम ये कह रहे हैं कि आईसी फ्लो कर रही है इवन व्हेन वीसीबी जीरो। क्यों? इस वजह से भाई इसको कर दो जीरो, लेकिन एमिटर तो इजेक्ट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को। समझने की कोशिश कर रहे हैं बात? भाई एमिटर तो कर रहे हैं ना इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को, उन इलेक्ट्रॉनों ने बेस के अंदर तो जाना ही जाना है। वीसीबी तो आपने तब लगाया हुआ था कि वीसीबी तो आपने इसलिए की हुई है, वहां पर बैटरी इसलिए लगाई हुई है बाइसिंग करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बेस के अंदर जा रहे हैं, एमिटर से निकल रहे हैं और निकलने के बाद बेस के अंदर जा रहे हैं। आप बेशक इसको जीरो कर दें, लेकिन आईसी ने तो फ्लो करना है, क्योंकि कलेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन ने जाना ही जाना है। कौन से इलेक्ट्रॉन ने? जो आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जंक्शन को क्रॉस करके चले जाते हैं। ठीक है, अब आइए बात समझ कुछ। ठीक है, इवन कि आप इसको जीरो कर देंगे, लेकिन कलेक्टर करंट ने फ्लो करना है। ठीक है, इसलिए आपके पास ये इधर ये नेगेटिव के रीजन के अंदर किया करंट किया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इट इज ड्यू टू द फैक्ट the electrons being injected into base। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो बेस के अंदर इंजेक्ट हो रहे हैं अंडर दी एक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड एमिटर बेस जंक्शन। और and being drawn by the collector। और कलेक्टर उनको ड्रॉ कर रहा है, यानी कि उनको कलेक्ट कर रहा है ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरनल जंक्शन वोल्टेज एट कलेक्टर बेस जंक्शन। इंटरनल वोल्ट, इंटरनल जो है, ठीक है जी। अब फिर जरा इसको समझ लें। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेस के अंदर, क्योंकि आपका एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस, एमिटर के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के बेस के अंदर जा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ हो रहे हैं कलेक्टर से, क्योंकि हमारे पास जो एक्शन है
इंटरनल जंक्शन का एट कलेक्टर बेस, इंटरनल जंक्शन वोल्टेज, ठीक है। अब ये लफा समझ आ रही है, एक तो VCB है, आप समझ रहे होंगे कि VCB इंटरनल जंक्शन वोल्टेज, VCB नहीं है इंटरनल जंक्शन वोल्टेज। वो वोल्टेज कहां से जनरेट हो रहा है इंटरनल? वो वोल्टेज जनरेट हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन या होल्स वो हैं कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है और वो बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। देखो ना, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वहां पर वोल्टेज का होना जरूरी है। आपने तो यहां पर कहा कि हमने VCB को 0 कर दिया हुआ है, फिर भी करंट फ्लो कर रही है। ये VCB 0 है, ठीक है, ये VCB 0 है, ठीक है। लेकिन आपको इस बात का पता है कि वहां पर कुछ चार्ज पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो जो ये जंक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, जो ये वाला बैरियर है, इसको क्रॉस कर जाएंगे। वो इंटरनल जंक्शन वोल्टेज है। और वो इंटरनल जंक्शन वोल्टेज कहां से आ रहा है? उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब पता नहीं ये बात समझ आया, मैं अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है समझाने की, ठीक है। अच्छा खैर, ये दूसरा हो गया पॉइंट। अच्छा, इसी पॉइंट के अंदर अब अगर आप जो IC है, यहां पर तो आपने कहा ना कि VCB जो है वो हमने 0 के बराबर ले लिया, तो ये सूरत हाल हमारे पास पैदा होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास टू रिड्यूस IC को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो स्मॉल फॉरवर्ड बाइस्ड इज अप्लाइड। तो एक स्मॉल फॉरवर्ड बाइस जो है वो अप्लाइड करेंगे अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन टू न्यूट्रलाइजेस इंटरनल जंक्शन वोल्टेजेस। अब ये उसी पिछले पॉइंट की एक और क्लियर एक्सप्लेनेशन है। IC को अगर रिड्यूस करना है तो फिर क्या करो, जो वोल्टेज आप दे रहे हो अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन, उसको फॉरवर्ड बायस का। तो वो जब फॉरवर्ड बायस होगा तो वो क्या करेगा, वो इंटरनल जंक्शन वोल्टेजेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब वो इंटरनल जंक्शन वोल्टेजेस को न्यूट्रलाइज का क्या मतलब है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर मौजूद हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब आपका जो ये VCB था ये इतना इनफ नहीं था कि उन इलेक्ट्रॉन्स को रोक पाता, तो इसके 0 होने पर भी इलेक्ट्रॉन जो थे वो कलेक्टर के अंदर जा रहे थे। लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं, कलेक्टर में कम करंट जाए, तो फिर क्या करें, फॉरवर्ड बायस करते। अब फॉरवर्ड बायस जब होगा तो ये पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाइट इसकी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जब हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस जंक्शन को क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा।
तो आई सी रिड्यूस। अब पता नहीं बात समझ आ रही है कि नहीं कि बात इस तरह हो रहा है। देखो ना, आप एक रकावट है पहले आपके पास, एक कुर्सी है, इसके ऊपर से, अब मैं औरंगजेब की एग्जाम्पल नहीं लेता, दानिश की ले लेता हूँ। इसके ऊपर से दानिश जो है वो आराम से जंप लगा लेगा, कोई मसला नहीं इसके लिए, ठीक है। अब मेरा जैसा वहाँ पे एक शरारती बंदा है, वो कहता है ये तो इसके ऊपर से जंप लगा रहा है, तो भाई इसमें इतनी एनर्जी है, मैं क्या करूँगा एक और कुर्सी इसके ऊपर रख देता हूँ। अब ये बैरियर बड़ा हो गया, मैंने सपोर्ट दे दी है, एक और कुर्सी से सपोर्ट दे दी, तो बैरियर बढ़ गया। अब आपने क्या किया, आपने फॉरवर्ड बाइस्ड करके इसको सपोर्ट दी है ताकि मजीद इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे ना जा सके, आईसी करंट जो है वो रिड्यूस हो, इसका ये मतलब इस सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर अब जो तीसरा पॉइंट है, ये तो दूसरा हो गया। अब आए आप थर्ड पॉइंट के ऊपर। अब पता नहीं ये है ज़रा मुश्किल है ये ना, इनको मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, जितनी मुझे समझ है, मुझे जितनी समझ है मैं उतना समझा पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, हो सकता है मेरे से ज़्यादा अच्छा समझ गए। अब तीसरा पॉइंट आए आप, जरा फिजिकल कंसेप्ट हैं ये सारे, ठीक है, आपके मोशन किस तरह हो रही है इलेक्ट्रॉन की। अब तीसरा जो है इसके अंदर अल्फा गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, अल्फा आपने पढ़ा है पीछे, ठीक है। हम अल्फा गेन जो है ट्रांजिस्टर का वो फाइंड कर सकते हैं, अल्फा गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इस कैरेक्टरिस्टिक से। अच्छा, वो कैसे फाइंड करेंगे, वो देखें कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल सी बना देता हूँ, ये देखें, ये एक रेक्टेंगल जो है ये एक रेक्टेंगल बना देता हूँ इधर इस रीजन के अंदर, इसको नाम दे देता हूँ मैं बी, ठीक है जी, एक बी डी ई सी, ये एक रेक्टेंगल बना दी, बी डी ई सी एक रेक्टेंगल है। ये किधर बनाई है मैंने, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अल्फा गेन को फाइंड करने की। अल्फा, अल्फा क्या होता है, रेशो होती है आईसी और आईई की। तो आप देखें कि अल्फा मेरे पास डीई ओवर बी सी, ठीक है जी, डीई ओवर बी सी, ये डीई और ये बी सी, ठीक है, यानी कि डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई एट वी सी बी, ठीक है। यानी कि अल्फा जो है वो हमारे पास आई सी ओवर आई ई के बराबर, ये करंट गेन है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज करंट गेन, ठीक है। अल्फा इज डिस्क्राइबिंग द करंट गेन। अल्फा जो है वो आपको करंट गेन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, अब यहां से करंट गेन आपने निकाल लिया, तो अगर हम वोल्टेज गेन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज गेन
दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी सी बी ओवर डेल्टा वी बी ई आई ई, ये वोल्टेज गेन। वी सी बी आउटपुट का वोल्टेज है, वी बी इनपुट का वोल्टेज है और आई ई कांस्टेंट करंट है। ठीक है, यानी कि जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं उनकी मदद से आप वोल्टेज गेन और करंट गेन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद आए चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि आई सी जो है वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट है वीसीबी से। ठीक है, आई सी इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ वीसीबी। ठीक है, इंडिपेंडेंट, मैं अभी करता हूं इसको एक्सप्लेन। ओवर द वर्किंग रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ओवर द वर्किंग रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के वर्किंग रीजन से। लेकिन वीसीबी की वैल्यू के बियॉन्ड, ठीक है, उससे आगे अगर निकल जाएं, बट बियॉन्ड सर्टन वैल्यू ऑफ वीसीबी, आईसी फाइनली increases rapidly due to avalanche breakdown। अब ये किसका जिक्र कर रहा है यहां पर? इस रीजन का। प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट है, शुरू में सैचुरेट थी ना, यहां तक क्या है, सैचुरेशन रीजन है। तो जब सैचुरेशन रीजन का मतलब होता है आप जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट उतनी है, उससे आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू, अब यहां तक आकर वोल्टेज की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से क्रॉस कर गई है, उसके बाद आईसी वीसी बे इंडिपेंडेंट नहीं रही, इस वैल्यू के ऊपर आकर वो डिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि इधर आकर एवलांच ब्रेकडाउन हो गया, इधर आकर एवलांच ब्रेकडाउन हो गया है। यानी कि जो करंट है वो एकदम शूट कर गई। कोवल इतनी एनर्जी, मेरी वोल्टेज क्या है, एनर्जी है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, एक वो पॉइंट आया कि उसके ऊपर अब वो जो कोवलेंट बॉन्ड बने हुए थे, वो उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिली कि उन्होंने इतनी तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया कि उन्होंने उन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया, और वो बॉन्ड्स को ब्रेक होने के बाद उन बॉन्ड से फ्री हो गए। जब वो फ्री हो गया तो एकदम करंट जो है वो शूट कर गया। ठीक हो गया जी, करंट एकदम शूट कर गई। तो अब आप देख लें, आपने ये तीनों रीजन्स जो थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे जो है वो इसका आखिरी करैक्टरिस्टिक जो है
वो हम स्टडी करेंगे, जिसको हम कहते हैं, अब तो आपका माशाल्लाह 5वां पीरियड भी गुजर गया, ठीक है, चौथा 5वां, अब छठा शुरू होने लगा, ठीक है। असल में मैंने ना इवनिंग में नहीं पढ़ाना होता, ठीक है, तो मेरे पास एनर्जी होती है, बाकी उन्हें पढ़ाना होता है इवनिंग के अंदर, उनके पास एनर्जी नहीं होती, इसलिए चाहे इस वक्त जोर तक मेरे से पाँच जितने मर्जी लेक्चर पढ़वा मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, बस ये पढ़ा के ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो है वो करंट ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर आखिरी है, मैं कहता हूँ कि ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए यहाँ, ठीक है, फिर छोड़ूंगा तो फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि अब तो पीरियड ही ख़त्म हो गया 5वां। करंट ट्रांसफ़र अब ये वाला जो पिछला मैंने करैक्टर किया है ना, ये ज़रा टफ है, ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको आपने घर जाके ना एक दफ़ा फिर इसको ज़रा रिवाइज़ करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये आसान है ये वाला जो है ये क्या होता है, ये आप VCB जो है ना, इसके अंदर इस करैक्टर के VCB को ले लेते हैं कांस्टेंट, और IE और IC इनको वेरी करते हैं, ठीक है। IE एंड IC आर वेरिड, ठीक है, यानी कि करंट्स जो हैं उनकी, अब IE क्या है, इनपुट की करंट है, IC क्या है, आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान में ग्राफ बनाते हैं कि करंट के अंदर क्या वेरिएशन आ रही है इनपुट में और आउटपुट के अंदर VCB कांस्टेंट के ऊपर। तो आप IE को इंक्रीज करते हैं और उसके कारस्पॉन्डिंग IC को नोट करते जाते हैं। अब वो जब नोट करते जाते हैं तो वो ग्राफ किस तरह का आता है हमारे पास, वो ग्राफ जो है वो इस तरह का कुछ ग्राफ आता है, ये देखें यहां पर ये IC है और ये IE है, और ये सीधा लाइन आएगी, और यहाँ से इसकी बेशक स्लोप ना लें, डेल्टा IE डेल्टा IC और VCB कांस्टेंट। तो ये करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, करंट ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स। अब इस ग्राफ से क्या पता लगा, बड़ा आसान ग्राफ, इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक जैसा, एक ये इंक्रीज होता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो अच्छा, ये वाला ग्राफ है ना, ये कांस्टेंट है, यानी कि दोनों वेरिएबल्स के अंदर कोई फ़र्क जो है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो है कि ये इंक्रीज हो रही है लेकिन एक जैसी है, इट इज़ इंक्रीजिंग लेकिन एक जैसा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आप जितनी IE बढ़ा रहे हैं उसके कारस्पॉन्डिंग उतनी ही IC भी बढ़ रही है, इसका ये मतलब है। ये नहीं है कि इंडिपेंडेंट है, जैसे इंडिपेंडेंट होगा तो भाई इस तरह का ग्राफ आ जाए, क्या कांस्टेंट रेट के साथ आप बनाते हैं ना वो कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ, एक होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ ये होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ये होता है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है, उसी रेट के साथ जो है वो। तो अच्छा, इससे अब आप कंडक्टेंस
क्योंकि ये करंट ट्रांसफ़र का करैक्टरिस्टिक है, इसलिए आप इसकी कंडक्टेंस जो है वो यहाँ से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो अच्छा, अब अल्फ़ा क्या होता है कि वो आई सी और आई की आपको रेशियो देता है, डेल्टा आई सी डेल्टा आई ई वी सी बी। तो अल्फ़ा हमारे पास आई सी ओवर आई ई, ये करंट गेन, यानी कि करंट ट्रांसफ़र से आप करंट गेन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉमन बेस सर्किट्स होते हैं, इनको आमतौर पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स जो है उनके अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एंड के ऊपर है कि ये इनका यूज़ कहाँ पर होता है। कॉमन बेस configuration is used in audio frequency circuits। ठीक है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट्स के अंदर इसको हम यूज करते हैं। और इसका क्यों? बिकॉज नंबर वन, its current gain is less than 1। इसका करंट गेन जो है वो 1 से कम है, एक बात। नंबर टू, इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट। इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंसेस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर इनपुट जो है रेजिस्टेंस इज 50 ओहम एंड आउटपुट इज 500 किलो ओहम, कितना फर्क है? वो 50 है इनपुट की, आउटपुट के ऊपर 500 है। तो ये मतलब है कि ये कोई करंट गेन के लिए अच्छा सर्किट नहीं है। ठीक है, नहीं पता लग रहा है वो इतनी आउटपुट के ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब है कि आईसी करंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। करंट गेन के लिए कोई अच्छा सर्किट नहीं है। तो जो कलेक्टर करंट है, द कलेक्टर करंट is measured with no load resistance। तो कलेक्टर करंट जो है वो मेजर की जाती है किसी भी लोड रेजिस्टेंस के बगैर इन कलेक्टर सर्किट। तो अल्फा बाय डेफिनेशन क्या है? शॉर्ट सर्किट गेन, करंट गेन है। अल्फा बाय डेफिनेशन इज ए शॉर्ट सर्किट गेन। ठीक है, तो ये क्या, ये एक शॉर्ट सर्किट। अब इसका क्या मतलब है कि देखें, आउटपुट के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है।
समझ आ रही है? कितनी है निकली है 500 किलो वो। तो इसका मतलब है कि अब अगर मैं वहाँ पर लोड रेजिस्टेंस भी लगा दूँ तो फिर तो बिल्कुल ही कलेक्टर करंट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम कलेक्टर करंट को कैसे मेजर करते हैं? वो ऑलरेडी कलेक्टर करंट बहुत कम है क्योंकि आउटपुट के ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आउटपुट के ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ऑलरेडी, करंट गेन अच्छा नहीं है इस सर्किट का। करंट गेन इस सर्किट का अच्छा नहीं है, इस सर्किट का वोल्टेज गेन अच्छा है। या आपको मैंने शायद बताया था कल कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, इसका जो वोल्टेज गेन है वो अच्छा है लेकिन करंट गेन अच्छा नहीं है क्योंकि आउटपुट के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि आपने बेस को ग्राउंड किया हुआ है, एमीटर से करंट ले रहे हैं। यहां तो होता ना कि एमीटर डायरेक्टली कनेक्टेड होता, एमीटर असल में करंट कहां से निकलती है? एमीटर से। समझ आ रही है बात? थोड़ी सी निकलती कहां से? आप एमीटर को तो आपने डायरेक्टली लगाया ही नहीं हुआ, ठीक है। एमीटर जो है वो तो बेस के साथ कनेक्टेड है, उससे निकली बेस में गए, बेस में से जाकर फिर कलेक्टर तक आई, तो उस वजह से आउटपुट रेजिस्टेंस बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो लिहाजा ये एक शॉर्ट सर्किट करंट गेन है, शॉर्ट सा गेन है। मिलता है आपको अल्फा यहाँ पर IC/I, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। मैंने जैसे शुरू में लिखा कि वो हमेशा लेस देन 1। ठीक है जी, अब ख़त्म हो गया। अब आगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन वो भी बड़ी लंबी है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसी तरह ही है। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा फिज़िक्स जो है वो इन्वॉल्व है।